Hello, welcome to Northeast PSC. Welcome you all to a brand new discussion on Kyoto Protocol. So today's discussion will be surrounding this topic. Why is it so important? Why are we discussing this topic in the month of December? Because in December 1997, this Kyoto Protocol was adopted by at least 160 nations, and this is a very important milestone with respect to fighting climate change and global climate issues. So we will deeply try to understand all the important contours of this topic. क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है इस टॉपिक में, उन तमाम चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एंड we will try and bring out the each and every possible information related for the examination. Without any further delay, let us begin to this discussion. I am Nazrul Islam. My educational background are from New Delhi. I have been teaching political science and international relations for the last 3 years, and I have mentored a lot of students who have been preparing for TGT and PGT. If you want to know a lot more about me, then you can get in touch with me through X, that is Twitter and LinkedIn. So Kyoto Protocol के बारे में अगर हम बात करें, on 11th December 1997 Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, जापान. तो जापान में Kyoto Protocol की अगर हम बात करें, इसको एडोप्ट किया गया था. Okay, and this entered into force on February 16, 2005. तो December is the month. December is the month that is also 11th December जब हम लोग Kyoto Protocol की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं. So what are we trying to understand? That Kyoto Protocol is a very important milestone with respect to UNFCCC. It seeks to implement the objectives of the United Nations Framework Convention on Climate Change. तो ये जो UNFCCC की जो आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल हैं, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उसके जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो कंसंट्रेशन है उसको हमें रिड्यूस करना है. ठीक है, उसको रिड्यूस करने के मकसद से हम क्या कर रहे थे, कियोटो प्रोटोकॉल लेके आए हैं इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अचीव ऑब्जेक्टिव्स. किसका ऑब्जेक्टिव्स? ये UNFCCC का. और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ग्रीन हाउस गैस. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज के ही है, बट इट इज़ एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस गैस जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में है, और इसकी जो मात्राएं बढ़ रहा है उसका हमें कम करना है. करंटली देयर आर 192 पार्टीज़ टू द क्योटो प्रोटोकॉल. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, इसीलिए हम देखते हैं कि अगर 192 कंट्री या फिर 192 पार्टीज़ अगर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो इस चीज़ की जो आपका इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो Kyoto Protocol operationalizes the UN Framework Convention on Climate Change by committing industrialized countries and economies in transition to limit and reduce GHG. तो ये हम लोगों का एकदम मतलब बहुत पार्टिनेंट एक मकसद है कि हम लोग का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो आपका रफ्तार है उसको किस तरह से हम रिड्यूस करें, इस कमिटमेंट को री एम्फासाइज किया जा रहा है थ्रू द क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ द 1997. एंड अगर हम लोग इस कन्वेंशन की बात करें, इट सेल्फ ओनली आस्क्स दोज कंट्रीज टू एडोप्ट पॉलिसीज एंड मेजर्स ऑन मिटिगेशन एंड टू रिपोर्ट पेरियडिकली. तो जो भी कंट्री मतलब ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे इन ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड और मीथन और वाटर वेपर, जो भी आपका ग्रीन हाउस गैस हैं, जहाँ पर आपका एमिशन ज़्यादा है उसको रिड्यूस करने के लिए हर एक कंट्री को रिक्वेस्ट किया जा रहा है, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन आवर कॉल टू एंड climate injustices that is being inflicted through the climate changes. Okay, अगर हम बात करें कि क्या क्या ग्रीन हाउस गैस की बात कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, पर फ्लोरो कार्बन्स हो गया, फिर सल्फर हेक्साफ्लोराइड, HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स. तो ये सारे आपको क्या आता है, जो मेजर जो आपका ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें आता है. ओके, सो हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल के थ्रू जो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा जो अटेंशन होने वाला था, कौन सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, और उसमें ये सारे नाम आपको देख सकते हैं आप. तो ग्रीन हाउस गैस एंड देयर सोर्सेज की अगर हम बात करें, द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ ईच ग्रीन हाउस गैस इज़ मेजर्ड यूजिंग द इक्वेशन TQ CO2 + CO2 EQ. मतलब क्या होता है कि ये एक वो है, लोग
आपका कैलकुलेट करते हैं। बट द पॉइंट इज़ दिस कि ये सारे जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो 6 ग्रीन हाउस गैसेज जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये सब मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं इन मेकिंग आवर एटमॉस्फेयर और मेकिंग आवर क्लाइमेट मोर वार्मर। ठीक है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला था इन रेस्पेक्ट टू द क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। उसके अलावा अगर हम देखें क्योटो प्रोटोकॉल्स फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म्स फॉर फुलफिलिंग एमिशंस रिडक्शन कमिटमेंट्स, तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा आपका रिजिड रखा जाता है। वो क्या होता है कि हमें कुछ गोल अचीव करना है, ठीक है, उसके लिए हो सकता है रिजिड गोल हो या फिर फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल होता है तो क्या होता है कि बहुत सारे कंट्री अपने अपने हिसाब से वो अपने कमिटमेंट को एडजस्ट कर पाता है। अगर आप कुछ रिजिड इंस्ट्रूमेंट या फिर रिजिड कोई आपका मेथड उनके ऊपर थोप रहे हैं, इम्पोज करते हैं, तो क्या होगा उससे कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट द कमिटमेंट्स दे आर मेकिंग। सो यहाँ पर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखा गया है। पहली बात तो यह है कि जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, तो आर्टिकल 6 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरह से आपको याद रखना कि आर्टिकल 6 में क्या होता है, क्योटो प्रोटोकॉल के आर्टिकल 6 में जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात किया गया है। आर्टिकल 12 में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के बारे में बात किया गया है, और आर्टिकल 17 में एमिशन ट्रेडिंग के बारे में बात किया गया है, इंटरनेशनल एमिशंस ट्रेडिंग। ओके, तो अगर हम जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, व्हेन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन्वेस्ट्स in an emission reduction project in another industrialized country, the amount reduced counts towards the investor's emission reduction total। तो अगर हम बात करते हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक कंट्री है A, यहाँ पर एक कंट्री है B, ठीक है, तो दोनों कंट्री हैं, दोनों ही क्या है आपका I+ माने इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री से। ठीक है, तो ये A कंट्री ने क्या किया है, इन्वेस्ट किया है B कंट्री में, क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। ठीक है, और A कंट्री अपने कंट्री में यहाँ पर A में भी क्या करेगा, GHG को रिड्यूस करने के लिए कुछ एफर्ट लेगा, सही बात। और B कंट्री में अपने जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी GHG की जो आपका एमिशन है उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल जो A का जो एफर्ट है उसमें क्या होगा, ये A जो कंट्री है वहाँ पर जितना एफर्ट डाल रहा है और जो कंपनी में जो एफर्ट डाल रहा है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। मतलब कि आपको ओवरऑल आप कहाँ पर एफर्ट कर रहे हैं अपने कंपनी जितने भी सारे कंट्रीज़ में हैं, और वहाँ पर अगर ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश करो, वो सब क्यूमुलेटिवली आपके एफर्ट में माना जाएगा। ये माना जाएगा कि यू आर पुटिंग दैट मच एफर्ट ऑन योर बिहाफ। ठीक है, तो ये सारे ये हम लोग क्या देते हैं, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन की जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। व्हेन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इन्वेस्ट इन एन एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट इन अनदर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, द अमाउंट रिड्यूस्ड काउंट्स टूवर्ड द इन्वेस्टर्स एमिशन रिडक्शन टोटल। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री A, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री B, फंड्स टेक्नोलॉजी, वहाँ पर क्या करते हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री वहाँ पर टेक्नोलॉजी भी भेजते हैं, फाइनेंस भी भेजते हैं। तो कंट्री B में क्या होता है, जॉइंट एमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट में जो भी अमाउंट A के द्वारा मतलब कंट्रीब्यूट किया जा रहा है वो A के एफर्ट में गिना जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, एक दो बार आप इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। When an industrialized country invests in an emission reduction project in a developing country, पहले हम लोग क्या बोल रहे थे, I+ to I+, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ में कर रहे हैं। अब दूसरी बात आ रही है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री कहाँ पर आपका डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, द अमाउंट रिड्यूस्ड काउंट्स टुवर्ड्स द इन्वेस्टर्स एमिशन रिडक्शन टोटल। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये कंट्री के टोटल में नहीं जाएगा, अच्छा ये कंट्री में टोटल जाएगा कि अमाउंट रिड्यूस काउंट्स टूवर्ड द इन्वेस्टर्स एमिशन रिडक्शन टोटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ में बाय एंड सेल एमिशंस क्रेडिट्स। तो तीसरा क्या है कि इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, कि आप मैं शायद बताया होगा कि दो कंट्री है, ठीक है, इन्होंने क्या टारगेट लिया है कि हर साल मैं 2 बिलियन टन ऑफ CO2 को रिड्यूस करूँगा। तो आप मान लीजिए कि इन्होंने एक बार फेल हो गया, जो आपका A है 1.5 बिलियन ही किया है, और B का टारगेट जो 2 बिलियन होता है हर साल का, उसने 3 बिलियन टन CO2 को रिड्यूस किया है। तो ऐसे में क्या करेगा, A क्या करेगा, B से 0.5 बिलियन टन की जो आपका क्रेडिट सर्टिफिकेशन है वो खरीद सकता है। तो इसको हम लोग क्रेडिट ट्रेडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, एमिशंस ट्रेडिंग इस तरह से होता है। सो क्योटो प्रोटोकॉल अप्लाई टू 7 ग्रीन हाउस गैसेज लिस्टेड इन एनेक्सर 1। क्या क्या है,
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs, PFCs मतलब परफ्लोरोकार्बन्स, SF6 एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो ये अक्सर लोग बोलते हैं, मतलब आप हो सकते हैं कि कन्फ्यूज हो जाए। मैंने भी इस कन्वर्सेशन के शुरुआत में मैंने वहाँ पर 6 बोला था, बट इट हैज़ टू बी 7, ठीक है। तो NF3 नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड भी इसका हिस्सा है। तो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड वाज एडेड फॉर द सेकंड कंप्लायंस पीरियड ड्यूरिंग द दोहा राउंड। ये 2012 में ऐड किया गया था। तो वो सही है कि क्योटो प्रोटोकॉल जब आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की अगर हम बात करें, वहाँ पर 6 ऐड किया गया था, ठीक है। और बाद में जो दोहा एग्रीमेंट हुआ था उसमें और एक ऐड किया गया था, तो टोटल 7। तो जो बाद में ऐड किया गया उसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो it is based on the principles and provisions of the convention and follows its annex based structure. It only binds developed countries and places a heavier burden on them under the principle of CBDR. CBDR की आप जानते हैं, इफ़ यू डू नॉट नो आप हमारे चैनल में ही CBDR के ऊपर और लेक्चर हो सकता देख सकते हैं। तो it only binds developed countries and places a heavier burden on them under the principle of common but differentiated responsibility and respective capabilities, CBDR CR, ठीक है। तो ये बोला है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत लंबे समय से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में वो रहते हैं और वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो गया, आपके एमिशंस कर रहे हैं। तो आपका जो ओवरऑल ग्लोबल एमिशंस में जो कंट्रीब्यूशन वो क्या है, आपका ज़्यादा है, ठीक है। योर कंट्रीब्यूशन इज़ वेरी हाई। तो अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, इज़न्ट इट। तो ये बोलते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या करता है, बाइंड करता है डेवलप कंट्रीज़ को, डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोला जाता है कि आपको ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज दैट they are largely responsible for the current high levels of GHG emissions in the atmosphere। तो ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हम लोग ग्रीन हाउस गैस देख रहे हैं उसमें डेवलप कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसलिए उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा लेना चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोहा अमेंडमेंट क्या है। इन दोहा कतर ऑन 8 December 2012 दोहा अमेंडमेंट टू द क्योटो प्रोटोकॉल वॉज एडॉप्टेड फॉर ए सेकेंड कमिटमेंट पीरियड। तो क्या था, स्टार्टिंग इन 2013 एंड लास्टिंग अंटिल 2020। तो क्या होता है, अगर क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें वो 10 साल पूरा हुआ, ठीक है। तो उसके बाद 10 साल या फिर क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, वहाँ से 2013 मतलब कि हो गया आपका 16 ईयर्स, इज़न्ट इट। तो ये 16 ईयर्स हुआ, उसके बाद उनको और एक रिन्यूड एफर्ट्स डालना होता है। तो 2020 तक का जो आपका टारगेट होगा, 2020 तक का जो आपका रोड मैप होगा, उसको दोहा दैट इज़ कतर का कैपिटल, वहाँ पर ये डिसाइड किया गया। द अमेंडमेंट इंक्लूड्स, तो दोहा अमेंडमेंट में क्या क्या बदलाव लाया गया ये देख सकते हैं। द कमिटमेंट्स फॉर Annex 1 पार्टीज, Annex 1 पार्टीज वो सारे कंट्रीज हैं जो आपका डेवलप कंट्रीज है। Annex 1 पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल हु एग्रीड टू टेक ऑन कमिटमेंट्स इन ए सेकेंड कमिटमेंट पीरियड फ्रॉम 1 January 2013 to 31 December 2020। तो उन्होंने बोला कि जो भी अगर हम लोग क्योटो उसमें Annex 1 में आ रहे हैं तो दे हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड कि हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी दोहा अमेंडमेंट के द्वारा हमारे ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई कमिटमेंट जो हमें लेने की ज़रूरत होगा उसके लिए हम रेडी हैं। ए रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ GHG टू बी रिपोर्टेड बाय पार्टीज इन द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो आपका एक रिवाइज्ड लिस्ट होगा वो भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा, ऐसा ये अमेंडमेंट में जिक्र किया गया। अमेंडमेंट्स टू सेवरल आर्टिकल्स ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली रेफरेंस्ड इश्यूज अबाउट द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड एंड विच नीडेड टू बी अपडेटेड फॉर द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड। तो बहुत सारे जो आर्टिकल हैं आपका क्योटो प्रोटोकॉल का, उस आर्टिकल की जो अमेंडमेंट है, आर्टिकल में अमेंडमेंट लाया गया है कि जो आपके फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो था उसमें आप कितने वक्त तक उसको वो कर पाएँ। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्योटो प्रोटोकॉल, तो जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड तक आपने कितना काम किया है, ठीक है, और उसके कंपैरिजन में यू विल हैव टू इम्प्रूव योर कमिटमेंट और योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। आई होप समझ में आ रहा है आपको। ओके,
During the second commitment period, parties committed to reduce GHG emissions by at least 18% below 1990 levels in the 8 years from 2013 to 2020. तो सेकेंड कमिटमेंट पीरियड ये रहा 2013 to 2020, और इसमें हमें क्या करना था? अकॉर्डिंग टू दोहा एग्रीमेंट 1990 में जो हमारा एमिशन था उसके कंपैरिजन में 2020 आते आते हमारा एमिशन इतना होना चाहिए कि 1990 के साथ जब हम कंपेयर करें एटलीस्ट 18% रिडक्शन देखने के लिए मिले। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है या फिर क्या मतलब ऐसा सिमिलरिटी है जो हमें समझने की ज़रूरत है? तो दे आर बोथ फ्रूट्स ऑफ द UNFCCC, ये हमें पता है पहली बात तो। और ये कब अडोप्ट किया गया था? UNFCCC की बात करें 1992 में ड्यूरिंग द आर्च समिट जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। Both help in combating climate change, but there is a considerable difference between the Kyoto Protocol and the Paris Agreement. तो दोनों के बीच में हम लोग क्या देखते हैं? डिफरेंस है। क्या क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो हम बोलते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज है, ओनली डेवलप कंट्रीज को क्या करना चाहिए? ओनली डेवलप कंट्रीज शुड रिड्यूस एमिशंस। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट क्या बोल रहे हैं? पेरिस एग्रीमेंट बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ ए शेयर्ड प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम है ये। अगर सबके लिए ये प्रॉब्लम है तो सबको इसमें क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो आपका एफर्ट है उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में सबसे बड़ी जो डिफरेंस है ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल हैड एस्टेब्लिश्ड टारगेट्स फॉर द सिग्नेटरी कंट्रीज टू एडहेयर टू एंड दे केम विथ पेनल्टीज फॉर नॉन कंप्लायंस। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था क्योटो प्रोटोकॉल में कि जो भी डेवलप कंट्रीज हैं उनके लिए क्या रखा गया है? जिसने भी सिग्नेटरी के तौर पे शामिल हुआ क्योटो प्रोटोकॉल में तो उनको बोला कि आपको ये सारे काम करना है। अगर नॉन कंप्लायंस हुआ कि अगर कोई भी कमिटमेंट उनका पूरा नहीं हुआ तो उसके लिए उनको क्या देना पड़ेगा? उसके लिए जुर्माना, विच इज़ पेनल्टी, फाइन देना पड़ेगा। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि सिग्नेटरीज टू पेरिस एग्रीमेंट हैव द लिबर्टी टू सेट देयर इंडिपेंडेंट INDCS जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस है वो खुद तय कर सकते हैं। तो ये इस पर पेनल्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है पेरिस एग्रीमेंट में, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में ये था। उसके अलावा और क्या डिफरेंस है? क्योटो प्रोटोकॉल सेट द टारगेट्स टू बी अचीव्ड ऑल्दो इट डिड नॉट स्पेसिफाई ए टाइमलाइन। तो हम लोग क्या देखते हैं पेरिस क्योटो प्रोटोकॉल में एक टाइमलाइन नहीं रखा गया है कि कब तक हमें जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको रिड्यूस करना है, तो कब तक करना है, क्या टाइम पीरियड हमें फॉलो करना है। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट की बात करें ये बोलते हैं कि हर एक कंट्री को अपना क्या करना पड़ेगा? टारगेट सेट करना पड़ेगा और हर 5 साल में ग्लोबल स्टॉकटेक के तौर पर हम लोग हर 5 साल में उसको रिवाइज करेंगे और उसके तहत आपको नया जो डेडलाइन है किस तरह से आप उसको अपडेट कर रहे हैं। तो देयर शुड बी ए टाइमलाइन, बट क्योटो प्रोटोकॉल में एक टाइमलाइन नहीं था। उसके अलावा अगर हम देखें क्योटो प्रोटोकॉल डिड नॉट कंपल डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग मेजर कार्बन एमिटर्स सच एज चाइना एंड इंडिया टू टेक एक्शन। तो डेवलपिंग कंट्रीज में भी बहुत बड़े बड़े कंट्री हैं जो आपका अच्छा खासा वो करते हैं, आपका पोल्यूशन एमिट करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी नहीं डाला। तो US साइन द एग्रीमेंट इन 1998 बट नेवर रेटिफाइड इट। तो US ने कभी भी क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई नहीं किया क्योंकि US को लगता था कि जो भी उसमें प्रोविजंस हैं ये काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी नेचर के हैं। ओके, द US साइन द एग्रीमेंट इन 1998 बट नेवर रेटिफाइड इट। फिर हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं। यह इसमें क्या है आपका? एडेप्टेशन फंड वाज एस्टेब्लिश टू फाइनेंस एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो बोलते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो आपका स्मॉलर इकोनॉमीज है, जो आपका लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहाँ पर जो आपका डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें या फिर उनको जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ जो चैलेंजेस है उससे लड़ने के लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए। उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल में क्या किया गया? आपका एडेप्टेशन फंड एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, एंड प्रोग्राम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज दैट आर पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर और आप थोड़ा विस्तार से इसको देखने की कोशिश करें। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, एडोप्शन ये 1997 में इसको क्रिएट किया गया और रेटिफाइड इन 2015। अगर पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, फाइनल ये साइन हुआ था 2016 में, एडोप्ट किया गया था 2015 में। ठीक है, साइन हुआ 2016 में और फाइनलाइज किया गया 2021 में। पर्पस की बात करें क्योटो प्रोटोकॉल के पर्पस हैं कि एमिशन रिडक्शन
मेजर्ड इन परसेंटेज, तो किस तरह से आप एमिशन रिड्यूस करना चाहते हैं। तो 1990 के कंपैरिजन में 18% रिड्यूस करना है, तो वो परसेंटेज के हिसाब से बात कर रहे थे। लेकिन पेरिस एग्रीमेंट की बोलते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हमारी जो अर्थ की टेम्परेचर जो है इट शुड नॉट राइज बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्कोप, डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर ही फोकस करते थे क्योटो प्रोटोकॉल, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट में क्या बोलते हैं, वॉलंटरी कमिटमेंट थ्रू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। टाइमलाइन की बात करें, क्योटो प्रोटोकॉल का कोई टाइमलाइन या फिर वो टाइम फ्रेम नहीं होता था फॉर सेट टारगेट्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, पेरिस एग्रीमेंट में हर 5 साल में आपको एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफ्रेंसिएशन बिटवीन पेरिस एग्रीमेंट एंड क्योटो प्रोटोकॉल। इफ़ यू आर बीइंग आस्क्ड ए क्वेश्चन विच इज़ टू बी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, तो फिर आप इसके इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा बात क्या है कि अगर आप मान लीजिए कि इसके ऊपर कोई सवाल आता है तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको MCQ में भी बहुत ट्रिकी तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल अनलाइक क्योटो प्रोटोकॉल पेरिस एग्रीमेंट इज़ बाइंडिंग इन नेचर, तो इस तरह के स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दोज काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स। नाउ एडेप्टेशन फंड, जो हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल में बात किया तो उसमें एडेप्टेशन फंड के बारे में जिक्र किया गया है। व्हाट इज एडेप्टेशन फंड? So it was established in 2001 to finance concrete adaptation projects and programs in developing countries. तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कुछ फंड, कुछ प्रोजेक्ट आपको लॉन्च करना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू एम्पावर देम। जो डेवलपिंग कंट्रीज उनके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या करें कि उनको हम क्या करें, फाइनेंशियल मदद पहुंचाएं। तो उसके लिए एक फंड बनाया गया, एडेप्टेशन फंड। किसके द्वारा? पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल दैट आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये जो आपका जो भी कंट्री क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, उन सब कंट्रीज़ को हमें क्या करना है, फाइनेंशियल मदद पहुँचाना है। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट द 7th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो COP7 में ये एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, COP7 में। और हम लोग कहते थे पेरिस एग्रीमेंट की बात करें, वो कब हुआ था? COP21 में। तो COP7 जो कब हुआ था? मराकश में हुआ था, मोरक्को में। इट वॉज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2007। द सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन वाशिंगटन DC। तो ये जो आपका एडेप्टेशन फंड की जो आपका सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। और इसको फॉर्मली लॉन्च किया गया था 2007 में, लेकिन इसको आपका एडप्ट किया गया था COP7 में, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। The adaptation fund is financed with a share of proceeds from the clean development mechanism। जो आपका CDM है, CDM से जो आपका रेवेन्यू आ रहा है, जो आपका पैसा आता है, उसके कुछ शेयर आपका एडेप्टेशन फंड में जाएगा। उसके अलावा ए शेयर ऑफ प्रोसीड्स अमाउंट टू 2% ऑफ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन इशूड फॉर ए CDM प्रोजेक्ट एक्टिविटी। तो एक CDM प्रोजेक्ट के लिए जितना आप पैसा इनिशिएट करते हैं, जितना आप पैसा सैंक्शन करते हैं, उसका अराउंड 2% जो है आपका क्या करेगा, ये जाएगा आपका एडेप्टेशन फंड में, ठीक है। इट इज़ सुपरवाइज्ड एंड मैनेज्ड बाय द एडेप्टेशन फंड बोर्ड। तो ये जो एडेप्टेशन फंड है, इसको कौन सुपरवाइज करते हैं या फिर कौन मैनेज करते हैं? तो इट इज़ डन बाय AFB, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, AFB। उसके अलावा द AFB इज कम्पोज्ड ऑफ 16 मेंबर्स एंड 16 अल्टरनेट्स एंड मीट्स एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। लगभग 2 बार हर साल ये लोग मीट करते हैं। द वर्ल्ड बैंक सर्व्स एज द ट्रस्टी ऑफ द एडेप्टेशन फंड ऑन एन इंटरिम बेसिस। Its direct access mechanism enables accredited national implementing entities, NIE की बात करें, and regional implementing agencies। तो its direct access mechanism enables accredited national and regional implementing agencies in developing countries to directly access climate adaptation fundings। तो जो क्लाइमेट से जुड़ा हो, जो आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, उसके लिए नेशनल लेवल पर और रीजनल लेवल पे क्या किया गया, आपका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को वो दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया गया है कि हाउ टू टेक फाइनेंशियल हेल्प्स फ्रॉम दिस एडेप्टेशन फंड इन ऑर्डर टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। तो एडेप्टेशन फंड प्रोग्राम की अगर हम बात करें, इनका मेन चीज़ें क्या क्या? फूड सिक्योरिटी पे बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करें, वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, इसको कम करना है। डिजास्टर रिस्क जो है उसको कम करना है। और टंग ट्विस्टर हो रहा है, बट
ओके, नोट द एडेप्टेशन फंड डज नॉट हैव ए सेपरेट पॉलिसी फॉर इंडिजीनियस पीपल। तो जो आपके इंडिजीनियस लोग होते हैं उनके लिए कोई एक मतलब सेपरेट पॉलिसी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू कियोटो प्रोटोकॉल। आई होप आई वॉज सक्सेसफुल एनफ इन ब्रिंगिंग टू यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विथ रेस्पेक्ट टू कियोटो प्रोटोकॉल। अब ये है कि हम लोग कियोटो प्रोटोकॉल क्यों बात किए, क्योंकि COP28 चल रहा है ना, COP28 हो गया अभी, तो उसकी वजह से बहुत सारे जो आपके इम्पोर्टेंट चीज़ें हुआ है लास्ट 20-30 साल में, उसके बारे में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक आप तक पहुँचाया जाए। तो उसमें कियोटो प्रोटोकॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो विद दैट perspective in mind, I would like to call it a day. See you in the next video. Thank you so much. If you have any doubt, please let me know in the comment box. Till then, bye bye.